हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास सच में बहुत मजेदार होने वाली है। हाँ, और जरा सोचिए एक बार, साल 1920 चल रहा है। एक टेलीग्राम भेजने का जमाना है जहाँ हर एक शब्द लिखने का एक लंबा पैसा लगता था। ओ बाप रे, आज के जमाने में सोचकर ही अजीब लगता है। सही में, अगर लिखना हो माता और पिता आ रहे हैं तो माता और पिता मिलकर 3 शब्द हो गए। और हर शब्द का चार्ज अलग। बिल्कुल, लेकिन अगर कोई ऐसी ट्रिक हो जिससे इन्हें एक शब्द बना दिया जाए, सिर्फ माता हाइफन पिता लिखकर काम चल जाए। सीधे पैसे और समय दोनों बच गए ना। एग्जैक्टली हमारे भाषा वैज्ञानिकों ने सदियों पहले बिल्कुल यही किया और इस सुपर एफिशिएंट टेक्निक को नाम दिया समास। बिल्कुल सही पकड़ा। भाषा का मूल उद्देश्य ही यही है कि कम से कम शब्दों में अपनी पूरी बात कह दी जाए। और इसी भाषाई एफिशिएंसी यानी शब्दों को सटीक और छोटा करने के लॉजिक को हम आज इस डीप डाइव में डिकोड करने वाले हैं। वो भी बिना कोई रट्टा मारे। हम एक नैनो सेकेंड ट्रिक सीखेंगे जिससे शब्द देखते ही जवाब दिमाग में क्लिक हो जाएगा। हाँ, और इस सफर में हमारा गाइड है एसएस मंत्रा का वो बेहतरीन पीडीएफ नोट्स, जिसे खासकर इस विषय के भूचाल को शांत करने के लिए बनाया गया है। जैसे कि शिवांश मिश्रा सर ने इस पीडीएफ में बताया है, हम बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समास आखिर बनता कैसे है? अगर हम बिल्कुल बेसिक मैथ की तरफ जाएं, तो इस पीडीएफ में एक बहुत ही प्यारा समीकरण या इक्वेशन दिया गया है। शब्द प्लस शब्द इक्वल्स टू समास। अच्छा, यानी जब दो अलग अलग शब्द आपस में मिलते हैं तो एक नया छोटा शब्द बनता है। सही कहा। और इस पूरे प्रोसेस का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण यानी समराइजेशन। ओके, लेट्स अनपैक दिस। समराइजेशन समझ में आता है, लेकिन एक कंफ्यूजन यहाँ अक्सर होता है। कौन सा कंफ्यूजन? भाषा में दो चीजों के जुड़ने को तो संधि भी कहते हैं ना। तो संधि और समास में आखिर फर्क क्या है? ये बहुत ही कॉमन डाउट है। इसे ऐसे समझिए कि संधि में वर्णों का मेल होता है, यानी लेटर्स का। जैसे दो अलग अलग रंगों को मिला दिया जाए तो एक नया रंग बन जाता है। एग्जैक्टली, उनके बॉर्डर्स आपस में घुल जाते हैं। लेकिन समास शब्दों का मेल है, यानी पूरे वर्ड्स का। ये बिल्कुल दो लेगो ब्लॉक्स को एक साथ जोड़ने जैसा है। ओह वाओ, लेगो ब्लॉक्स, ये एनालॉजी मस्त है। दोनों शब्द अपनी जगह सलामत रहते हैं, बस एक साथ जुड़कर एक नया रूप ले लेते हैं। हाँ, और यहाँ पीडीएफ में एक बहुत बड़ा परीक्षा अलर्ट भी दिया गया है। अक्सर हम सोचते हैं कि चूंकि संधि का उल्टा विच्छेद होता है तो समास का उल्टा भी वही होगा। वेट, तो क्या समास का उल्टा विच्छेद नहीं होता? बिल्कुल नहीं। जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने बिल्कुल क्लियर किया है, समास का विलोम विच्छेद नहीं बल्कि व्यास होता है। अच्छा, समास का मतलब है छोटा करना और व्यास का मतलब है फैलाना या विस्तार करना। ये सीधे मार्क्स बचाने वाली जानकारी है। सही बात है। अब इन लेगो ब्लॉक्स यानी शब्दों पर वापस आते हैं। समास में जो दो शब्द जुड़ते हैं उन्हें व्याकरण की भाषा में पद कहा जाता है, यानी टर्म्स। तो पहले शब्द को हम कहते हैं पूर्व पद और बाद वाले शब्द को कहते हैं उत्तर पद। हाँ, जैसे अगर शब्द है माता पिता तो माता हो गया पहला ब्लॉक या पूर्व पद और पिता हो गया दूसरा ब्लॉक या उत्तर पद। सिंपल। समझ गया। लेकिन इन 6 अलग अलग समास के भेदों को पहचाने कैसे? इसकी चाबी है प्रधानता यानी इम्पोर्टेंस। समास इस बात पर निर्भर करता है कि इन दोनों शब्दों में से आखिर बॉस कौन है। इसे समझने के लिए मैं एक एनालॉजी देना चाहता हूँ। समास एक तराजू की तरह काम करता है, यानी वेइंग स्केल। तराजू? अच्छा, कैसे? कभी पलड़ा इस तरफ भारी होता है, यानी पूर्व पद प्रधान होता है। कभी पलड़ा उस तरफ भारी होता है, यानी उत्तर पद प्रधान होता है। और कभी-कभी दोनों पलड़े बिल्कुल बराबर होते हैं। राइटली सेड। शिवांश मिश्रा सर ने भी प्रधानता को ही असली चाबी बताया है। यही प्रधानता का गेम तय करता है कि हम किस समास से डील कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले उन समासों को उठाते हैं जहां ये तराजू समझना सबसे आसान है। हाँ, क्या हो अगर तराजू के दोनों पल्ले बिल्कुल बराबर हों, कोई किसी से कम ना हो? वहां आएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व शब्द सुनकर ही लगता है जैसे दो बराबर की ताकतों के बीच कोई मुकाबला चल रहा हो। एग्जैक्टली, इसमें दोनों ही पद पूर्व और उत्तर प्रधान होते हैं। और इसकी सबसे बढ़िया नैनो सेकेंड ट्रिक पता है क्या है? योजक चिन्ह, यानी दोनों शब्दों के बीच वो छोटा सा डैश। हाँ। लेकिन पीडीएफ एक मजबूत नियम बताता है कि सिर्फ डैश होना काफी नहीं है, दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत यानी ऑपोजिट होने चाहिए। जैसे माता हाइफन पिता, या राम हाइफन कृष्णा, या सुख हाइफन दुख। और जब हम इन्हें अलग करते हैं तो इनके बीच से और या फिर या निकलता है। जैसे सुख और दुख। बिल्कुल क्लियर है। अब जरा उस तराजू की तरफ चलते हैं जहां एक पल्ले पर सीधे सीधे मैथमेटिक्स यानी गिनती रखी हो, यानी द्विगु समास। इसकी पहचान ये है कि इसका पहला पद संख्यावाची होता है, राइट? यानी शब्द की शुरुआत ही किसी नंबर से होती है। ये मेरी पसंदीदा ट्रिक है। अगर शब्द के शुरू में गिनती दिख गई तो बस निशाना लगा दो। जैसे नवरत्न,
नव यानी 9 रत्नों का समूह। और त्रिभुवन में त्रि यानी 3, चौराहा जहां 4 राहें मिलती हों, या अठन्नी जिसमें 8 आनों का जिक्र हो। जहां नंबर देखा वहां द्विगु समास तय है। ये तो सच में बहुत आसान है। लेकिन रुकिए, यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। हाँ, बोलिए, क्या डाउट है? द्वंद्व समास में हमने देखा कि बीच में डैश होता है, तो क्या अगर परीक्षा में किसी शब्द के बीच में डैश दिख जाए तो क्या हम आंख बंद करके द्वंद्व पर टिक लगा सकते हैं? अरे नहीं, यू जस्ट डिस्कवर्ड द ट्रैप डोर इन द ग्रामर मैट्रिक्स। मतलब ये ऐसी चीज है जिससे लोग आसानी से धोखा खा सकते हैं? बहुत आसानी से। परीक्षक यहाँ जाल बिछा सकते हैं और लोग डैश देखते ही गिर जाते हैं। हर डैश योजक चिन्ह वाला शब्द द्वंद्व नहीं होता। वेट, तो फर्क कैसे करेंगे? एग्जाम में मार्क्स कैसे बचाएंगे? द्वंद्व का बेसिक रूल याद करिए। शब्द अलग या विपरीत होने चाहिए। जैसे रात हाइफन दिन, दोनों बराबर हैं और विपरीत हैं। ओके। लेकिन क्या हो अगर शब्द ही रिपीट हो रहा हो, जैसे रात हाइफन रात, या बात हाइफन बात, या लात हाइफन लात? ओ, यहाँ तो टक्कर हो ही नहीं रही है। मुकाबला तो है ही नहीं, क्योंकि दोनों शब्द एक ही हैं। एग्जैक्टली। जब भी शब्द रिपीट हो, भले ही बीच में डैश लगा हो, वो द्वंद्व नहीं होता, वो अव्ययी भाव समझ बन जाता है। वाह, यहाँ शिवांश मिश्रा सर की ये चेतावनी सच में मार्क्स बचाने वाली है। पीडीएफ में इस वार्निंग को स्पेशली हाईलाइट भी किया गया है। सही बात है। तो चलिए इस अव्ययी भाव समास को थोड़ा और डीपली समझते हैं। रिपीटिशन तो इसका एक हिस्सा हो गया, पर इसकी आम पहचान क्या है? अव्ययी भाव समास में पूर्व पद यानी पहला ब्लॉक प्रधान होता है, और इसकी नैनोसेकंड ट्रिक पीडीएफ में बहुत साफ दी गई है। वो उपसर्ग वाली ट्रिक ना? हाँ, शब्द को आपस में तोड़िए। अगर पहले हिस्से में आपको कोई उपसर्ग यानी प्रीफिक्स मिले तो समझ लीजिए वहां अव्ययी भाव समास का जादू चल रहा है। जिनको उपसर्ग याद नहीं, उनके लिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे शब्द है यथा शक्ति। इसे तोड़ा तो बना यथा और शक्ति। यहाँ यथा वो उपसर्ग है जिसने शक्ति का अर्थ ही फिक्स कर दिया, शक्ति के अनुसार। ऐसे ही आजीवन में आ उपसर्ग है और प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग है। जो शब्द अपना रूप नहीं बदलते, हमेशा फिक्स्ड रहते हैं, वही अव्ययी भाव बनाते हैं। उपसर्ग देखा, अव्ययी भाव पे टिक लगा दिया। सही पकड़ा। अब तक हमने बराबर के पल्ले देख लिए, नंबर्स के चीट कोड्स देख लिए और उपसर्ग का ट्रैपडोर भी समझ लिया। तो अब आगे बढ़ते हैं। क्या हो जब कोई शब्द ना तो बराबर का मुकाबला कर रहा हो, ना नंबर बता रहा हो, बल्कि किसी की विशेषता या क्वालिटी बता रहा हो? यहाँ एंट्री होती है कर्मधारय समास की। ये पूरा समास एक बेसिक रिश्ते पर चलता है, विशेषण और विशेष्य। यानी एक शब्द वो होगा जो विशेषता बताएगा और दूसरा वो जिसकी विशेषता बताई जा रही है। और इसकी ट्रिक बताने की बारी मेरी है। शब्द को पढ़िए और खुद से एक सिंपल सा सवाल पूछिए, कैसा है? हाउ इज इट? आई लव दिस, लेट्स ट्राई इट। शब्द है कमल, पूछिए कमल कैसा है? जवाब आता है नीला, तो दोनों मिलकर बने नील कमल। एक और लेते हैं, मिर्च। मिर्च कैसी है? जवाब आया काली, तो शब्द बन गया काली मिर्च। और मुख, मुख कैसा है? चंद्र के समान यानी चांद जैसा, तो शब्द निकला चंद्रमुखी। ये कैसा है वाली ट्रिक तो सीधे दिमाग में घुसती है। बिल्कुल, पर अब यहाँ मैं एक नए ट्विस्ट की तरफ ले जाना चाहता हूँ, एक नया ट्रैपडोर। ओ, एक और ट्रैपडोर, बोलिए। अभी हमने बात की द्विगु समास की, जहां नंबर होता है। एक शब्द है दशानन, दश का मतलब होता है 10, नंबर आ गया, तो क्या ये द्विगु समास है? अच्छा, एक सेकंड, मुझे इसे ठीक से समझने दीजिए। दशानन, हाँ, 10 यानी 10, नंबर तो है, लेकिन जब हम दशानन बोलते हैं तो दिमाग में सिर्फ 10 मुख वाली कोई रैंडम चीज थोड़ी आती है। तो फिर क्या आता है? सीधे रावण की तस्वीर बनती है दिमाग में, बैंग ऑन। और यही वजह है कि ये द्विगु नहीं बल्कि बहुव्रीहि समास है। अच्छा, तो बहुव्रीहि समास उस तराजू की तरह है जहां दोनों ही पल्ले खाली होते हैं। एग्जैक्टली। ना पूर्व पद प्रधान ना उत्तर पद प्रधान। जब दो शब्द आपस में मिलें और वो खुद को भूलकर किसी तीसरे ही व्यक्ति, भगवान या रहस्यमयी छवि की तरफ इशारा करने लगे, वहां बहुव्रीहि समास होता है। ये पूरा लॉजिक बिल्कुल किसी सस्पेंस फिल्म जैसा लगता है। पीडीएफ में इस ट्रिक को नाम दिया गया है 1 + 1 = 3। दो अलग अलग सुराग मिलते हैं और वो दोनों इशारा करते हैं किसी तीसरे ही कैरेक्टर की तरफ, और जब हम इसका विग्रहण करते हैं तो अर्थात शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्लू 1 है 10 यानी 10, क्लू 2 है आनन यानी मुख, 10 है मुख जिसके, अर्थात कौन? अर्थात रावण। एक और देखिए, नील यानी नीला प्लस कंठ यानी गला। नीला है कंठ जिसका, अर्थात कौन? अर्थात महाकाल या शिव। या फिर लंबोदर, लंबा है गुदर या पेट जिसका, अर्थात भगवान गणेश। हम पढ़ रहे हैं कंठ और पेट के बारे में, लेकिन आंखों के सामने तस्वीर आती है भगवान की। कमाल की बात है। लेकिन यहाँ एक पेज है, एक ऐसा शब्द है जो बहुत ध्यान से देखने पर हमें गुमराह कर सकता है। कौन सा शब्द?
शब्द है पीतांबर। अब अगर हम वही कर्मधारय वाली ट्रिक लगाएं कि अंबर या वस्त्र कैसा है, जवाब मिला पीला है, तो इस लॉजिक से तो ये कर्मधारय समास होना चाहिए। ये तो सच में ट्रिकी सिचुएशन है। जिसे पीडीएफ में कंफ्यूजन खत्म सेक्शन के अंदर समझाया गया है। लॉजिक अपनी जगह ठीक है, अगर सिर्फ पीले कपड़े की विशेषता बतानी हो तो ये कर्मधारय है। लेकिन पीतांबर शब्द का एक तीसरा अर्थ भी तो होता है, पीले वस्त्र धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण। हाँ, तो अब ये बहुव्रीहि भी हो गया। अब सोचिए, अगर परीक्षा में ये शब्द आए और ऑप्शन में कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों दिए हों तो कोई क्या करेगा? As शिवांश मिश्रा सो मेंशन्ड, उन्होंने इस पीडीएफ में एक गजब की प्रो टिप लेकर इस समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। हाँ, टिप ये है कि अगर परीक्षा में पीतांबर या नीलकंठ जैसा कोई भी कंट्रोवर्शियल शब्द आए जहां दोनों विकल्प मौजूद हों तो ऑलवेज बहुव्रीहि को प्रायोरिटी दें। क्योंकि किसी स्पेसिफिक इंसान या भगवान का वजूद एक आम विशेषता से हमेशा बड़ा होता है। ये प्रो टिप सच में वरदान है। चलिए, अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे विशाल समास पर, वो समास जिसके सबसे ज्यादा उपभेद होते हैं, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को समझने के लिए हमें अपनी पुरानी लेगो ब्लॉक या तराजू वाली एनालॉजीज से थोड़ा आगे बढ़ना होगा। मुझे ये एक मतरुष्का डॉल जैसा लगता है। वो रशियन खिलौना जिसके अंदर एक और छोटा खिलौना छुपा होता है। हाँ बिल्कुल भाई। इस समास में उत्तर पद यानी बाद वाला शब्द प्रधान होता है, लेकिन इसकी सबसे सॉलिड नैनोसेकंड ट्रिक छुपी है इसके अंदर। यानी जब आप तत्पुरुष शब्द का विग्रह करते हैं, उस रशियन डॉल को खोलते हैं, तो उसके अंदर से का, की, से के लिए पर जैसे छिपे हुए कारक बाहर कूद कर आते हैं। सही फरमाया। और चूंकि कारक अलग अलग होते हैं, इसी वजह से तत्पुरुष समास के भेद भी तय होते हैं। पीडीएफ में इस छिपे हुए रहस्य को आसान बनाने के लिए एक क्लियर मास्टर टेबल दिया गया है, लेकिन यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट कैसा? हिंदी व्याकरण में कारक तो 8 होते हैं, लेकिन तत्पुरुष के भेद सिर्फ 6 ही क्यों हैं? क्योंकि समास में शब्दों को जोड़ने की बात होती है। कर्ता और संबोधन, जैसे किसी को पुकारना, इनको शब्दों के बीच चिपकाया नहीं जा सकता। एग्जैक्टली। इसलिए उन्हें बाहर रखकर हम सिर्फ बीच के 6 कारक चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए इस मास्टर टेबल को एक डिडक्शन गेम की तरह खेलते हैं। मैं यहाँ पीडीएफ से शब्द पढ़ूंगा और आप उस मैट्रियोश्का डॉल को खोलकर उसके अंदर का छुपा हुआ कारक बताएंगे। आई एम रेडी। दीजिए पहला शब्द। पहला भेद है कर्म तत्पुरुष। शब्द है मतदाता। मतदाता। अगर मैं इसे खोलूं तो अर्थ निकलेगा मत यानी वोट, को देने वाला। तो यहाँ छुपा हुआ कारक चिन्ह है को। परफेक्ट। दूसरा है करण तत्पुरुष, जहां किसी माध्यम या मीडियम की बात होती है। शब्द है गुणयुक्त। गुणयुक्त का विग्रह होगा गुण से युक्त। यहाँ से छुपा था। तीसरा देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष, जिसका अर्थ के लिए होता है। शब्द है युद्ध भूमि। ये बहुत दिलचस्प है। ये सिर्फ युद्ध की भूमि नहीं है, बल्कि युद्ध के लिए भूमि है। इसमें पर्पस छुपा है, इसलिए के लिए निकलकर बाहर आया। चौथा भेद थोड़ा ट्रिकी है, अपादान तत्पुरुष। इसमें भी से लगता है, पर करण तत्पुरुष से अलग। शब्द है धनहीन। इसे तोड़ते हैं तो बनेगा धन से हीन, यानी विदाउट मनी। यहाँ पैसा होने की नहीं, बल्कि पैसे से दूर होने की बात हो रही है। तो से यहाँ अलगाव दिखा रहा है। पांचवा है संबंध तत्पुरुष, जो दो चीजों को जोड़ता है, का, की, के से। शब्द भारत रत्न। ये तो सीधा है, भारत का रत्न। हाँ। का ने रिश्ता पक्का कर दिया। और आखिरी छठा भेद है अधिकरण तत्पुरुष, जहां आधार या बेस बताया जाता है। शब्द है घुड़सवार। खुद से पूछिए कहाँ सवार, जवाब मिलेगा घोड़े पर सवार। तो कारक निकला पर। ये मत्रियोश्का डॉल वाला गेम खेलकर तो तत्पुरुष समास कभी गलत हो ही नहीं सकता। सच में। शब्द पढ़ो, उन्हें खोलो, उनके बीच का कनेक्शन ढूंढो और आपका समास आपके सामने है। इस डीप डाइव में हमने समास की सारी बुनियादों को टेस्ट कर लिया है। राजू के बराबर पलड़ों से लेकर नंबर्स के मैजिक, रेपिटेशन के धोखे, 1+1 = 3 के सस्पेंस और तत्पुरुष की मत्रियोश्का डॉल तक, हर एक ट्रिक को हमने पीडीएफ की मदद से डिकोड किया है। पर किसी भी क्लास का पूरा फायदा तभी होता है जब रिफ्लेक्सेस को टेस्ट किया जाए। क्या बिना किसी टेबल को देखे ये ट्रिक्स 1 सेकंड में दिमाग में आती हैं? तो चलिए, इस क्लास का आखिरी हिस्सा, जिसे हमने एक नैनोसेकंड ट्रिक टेस्ट का नाम दिया है, एक रैपिड फायर राउंड। अच्छा, तो मैं एकदम रैंडम शब्द पूछूंगा और आपको सिर्फ 1 सेकंड में ट्रिक और समास का नाम बताना है। रेडी? बिल्कुल, फायर अवे। पहला शब्द चंद्रमुखी। कैसा है मुख? चंद्र के समान। विशेषता? जवाब कर्मधारय समास। सुपर्ब। दूसरा शब्द त्रिभुवन। पहला पद त्रि यानी 3, नंबर दिखा। जवाब द्विगु समास। तीसरा शब्द नीलकंठ। नीला है कंठ अर्थात महाकाल। तीसरा अर्थ निकला। जवाब बहुव्रीहि समास। चौथा शब्द
यथाशक्ति। थोड़ा इसे यथा उपसर्ग मिल गया। जवाब अवयवी भाव समास। और आखिरी शब्द राधा हाइफन कृष्णा। दोनों अलग शब्द, बीच में डैश, बराबर की टक्कर। जवाब द्वंद्व समास। वाओ, दैट वाज फ्लॉलेस। ये टेस्ट इस बात का सबूत है कि अगर सही लॉजिक और सटीक ट्रिक्स हों तो हिंदी व्याकरण लंबा या बोरिंग नहीं लगता। सही बात है। भाषा एक विज्ञान है और इसके छिपे हुए पैटर्न्स और फॉर्मूलाज को समझने में वही मजा आता है जो किसी पहेली को सुलझाने में आता है। जब आप क्यों और कैसे समझ लेते हैं तो रटने की जरूरत ही खत्म हो जाती है। और इसी के साथ आज के इस लेक्चर को खत्म करते हुए मैं सभी श्रोताओं को एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट देकर जाना चाहता हूँ। एक ऐसी चीज जिससे भाषा को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। वो क्या है? आज के बाद जब भी लोग कोई हिंदी की किताब पढ़ें, अखबार देखें या किसी दोस्त की व्हाट्सएप स्टोरी पढ़ें, तो सोचें, क्या उन आम सेंटेंसेस में इन ट्रिक्स का इस्तेमाल करके सिर्फ 1 सेकंड में शब्दों के भीतर छिपे समास को पहचाना जा सकता है? विश्वास मानिए, अगले कुछ दिनों तक सबको हर जगह समास की वो नैनो सेकंड ट्रिक्स नजर आने लगेंगी और तब पता चलेगा कि भाषा का असली मास्टर कौन है। और हाँ, इस डीप डाइव को इतना आसान और लॉजिकल बनाने वाले पीडीएफ नोट्स और ऐसे हजारों और ट्रिक्स के लिए एसएस मंत्रा से जुड़ा जा सकता है। उनके शानदार और फ्री स्टडी मटेरियल के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें और इंस्टाग्राम पर एसएस मंत्रा ऑफिशियल को फॉलो करें। साथ ही इस स्पेसिफिकली डिजाइंड बाय शिवांश मिश्रा सर पीडीएफ क्लास को अपने 5 पढ़ने वाले दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। भाषा को सिंप्लीफाई करने का फायदा उन्हें भी मिलना चाहिए। बिल्कुल, नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ती है। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और एसएस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।